नमस्कार। आज मैं मैला आंचल के भाषा शिल्प पर बात करूंगी। भाषा शिल्प उपन्यास की संरचना का एक तत्व है, एक अंग है, पूरी संरचना नहीं है। साहित्य भाषा में अवगुंठित होता है, लेकिन साहित्य भाषा मात्र नहीं है। किसी खास देश काल के, भूखंड के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक निक्षेपों से भाषा निर्धारित होती है। भाषा साहित्य का बहुत बड़ा कारक है, लेकिन इसके पीछे अन्य बहुत सारी स्थितियां होती हैं। मसलन क्षेत्र विशेष की निजंधरी कथाएं, वहाँ की लोकोक्तियाँ, वहाँ के मुहावरे, वहाँ की अनुश्रुतियाँ, वहाँ की बोली बानी, वहाँ की गालियाँ, वहाँ के प्रचलन, ये सारी चीज़ें एक भाषा की निर्मिति में सहायक होती हैं। यही कारण है कि अगर भारत के किसी गांव का चित्रण किसी दूसरे प्रदेश का व्यक्ति करे, जिसे हिंदी भाषा का ज्ञान तो हो, वह पढ़ना लिखना जानता हो, लेकिन उस क्षेत्र से उसकी अवगतता न हो, तो वह सफल रचना नहीं कर सकता है। लेकिन उपन्यास की संरचना का यह अनिवार्य तत्व है, क्योंकि साहित्य भाषा में ही अवगुंठित होता है। मैला आंचल लिखते समय बड़ी कठिनाई थी फणीश्वर नाथ रेणु के सामने। कठिनाई किस अर्थ में? क्योंकि सर्वथा पारंपरिक भाषा से के भाषा के का जो डिजाइन था, भाषा की जो निर्मिति थी, उससे बिल्कुल अलग हटकर उनको अपने कथ्य को चरितार्थ करना था मैला आंचल उपन्यास के माध्यम से। अगर वे विशुद्ध खरी बोली में, परिनिष्ठित बोली में, भाषा में, व्याकरण सम्मत भाषा में लिखते, तो आंचलिक उपन्यास के रूप में मैला आंचल की जो सफलता और सार्थकता है वह नहीं होती। और गांव में जिस मगही, जिस मैथिली और भोजपुरी में वहाँ के लोग बोलते थे, उसको हूबहू अपनाकर अगर वे मैला आंचल लिखते तो भी यह उपन्यास असफल हो जाता। तो उन्हें तो बीच का रास्ता निकालना था भाषा के स्तर पर। तो यहाँ मैं लोठार लुत्से से जो उनकी बात हुई थी, उसको मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगी। तब भाषा संबंधी द्वंद्व जो फणीश्वर नाथ रेणु का था, वह आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। लोठार लुत्से से बातचीत करते हुए कभी रेणु ने अपनी भाषा प्रक्रिया की चर्चा इस तरह की है जैसे वे अपनी रचना प्रक्रिया का ही कोई बीज सूत्र बता रहे हों। वे कहते हैं, देखिए, यूँ जब साधारण जनता की बात कहनी हो, जब वे लोग बोलते हैं, तब तो जाहिर है कि अपने गांव की बोली में बोलते हैं, मैथिली में बोलते हैं, मगही में बोलते हैं। मुझे लिखना पड़ रहा है हिंदी में, तो अगर मैं उसको शुद्ध व्याकरण सम्मत और पंडिताई भाषा में लिखता हूँ, तो वह खुद कान में कैसा लगेगा कि यह गांव का आदमी किस तरह से बोलता है, इतना शुद्ध बोलता है। और बिल्कुल वैसा या अशुद्ध लिखने से यह उपन्यास चल नहीं सकता। तो बीच का कहीं एक रास्ता तैयार करना होगा। तो जो वे लोग बोलते हैं कचहरी वचहरी में, कचराही बोली बोलते हैं उसे, कचहरी की खिचड़ी भाषा में बोली जाने से कचराही बोली मैंने इस्तेमाल किया है। इसी कचराही बोली का है तो वह खरी बोली ही, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर कर देने से आपको सुनने में लगेगा कि उसकी लय पकड़ में आ जाती है।
है वह खरी बोली, लेकिन लय उनकी अपनी है। अब फणीश्वरनाथ रेणु के इस कथन के माध्यम से मैला आंचल की भाषा की सार्थकता और उसके औचित्य को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। उन्होंने अपनी कहानी तीसरी कसम में भी इसी कचराही बोली का प्रयोग किया है, और एक जगह हीरामन कहता भी है अपने मित्र के लिए कि वह तो कचराही बोलना जानता है, मैं तो नहीं जानता। और भी कुछ समानता दिखती है, जैसे मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत आने वाले हैं गांव में, मलेरिया सेंटर खुल गया है इसलिए, तो उनकी आने की तैयारी के लिए क्या क्या करना है यह वहाँ का कोई जानता ही नहीं है। तो प्यारू नाम का एक नौकर है जो इसके पहले होम्योपैथ डॉक्टर के यहाँ काम करता था, तो एक डॉक्टर को क्या क्या सुविधा चाहिए, उसके साथ कैसे व्यवहार करना होगा वह अच्छी तरह जानता है। तो वह जो एक वातावरण निर्मित करता है और वह जो तैयारी करता है, उसकी वानगी किस भाषा में करते हैं, किस एंगल से करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु, वह मैं आपके सामने स्पष्ट करती हूँ। यह किताब का ही कथन है। रोहतहट स्टेशन में जो हेमोपैथी डॉक्टर साहब थे, प्यारू उनके यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। सचमुच प्यारू डॉक्टर का पुराना नौकर है। टेबल कुर्सी ठीक से लगा दिया है, 3 पैर वाली लोहे की सीढ़ी पर पानी का बोल रख दिया है। सीढ़ी में ही लगी हुई गोल कड़ी में ललमुनिया का कठौत बिठा दिया है। बोल में कल लगा हुआ है, कल टिपने से पानी गिरता है। बक्से से गमछा निकालकर वहीं लटका दिया है। खस्सी बकरी की अतरी का भीतरी हिस्सा जैसा रोएदार होता है, वैसा ही गमछा है। अब आप यहाँ देखिए कि तौलिया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है गमछा शब्द। वहाँ तो तौलिया शब्द कोई जानता भी नहीं है, किसी ने तौलिया देखा भी नहीं है। हो सकता है तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली तौलिया का व्यवहार करती हो, लेकिन बाकी तो वहाँ का कोई भी व्यक्ति तौलिया से परिचित है नहीं, इसलिए गमछा शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन है वह तौलिया, रोएदार तौलिया, तो उसकी तुलना की गई है। उपमान क्या दिया गया है कि खस्सी बकरी की अतरी का भीतरी हिस्सा जैसा रोएदार होता है। तो रेणु की यह विशेषता है कि वह जो उपमान सिरजते हैं या देते हैं वह परिवेश से संबद्ध होता है। जैसे आप उनकी कहानी तीसरी कसम में भी देखेंगे कि हीरामन जब हीराबाई के सुंदर छोटे छोटे दांत को देखता है तो उसे चित्ती कौड़ी की याद आती है। वह उसकी तुलना चित्ती कौड़ी से करता है, अनार के दानों से नहीं, क्योंकि उसकी संबद्धता जितनी कौड़ी से है उतनी संबद्धता अनार के दानों से नहीं है। वह बैल से जुड़ा हुआ है, बैल ही उसका संगी साथी है, इसलिए जब भी वह मेले में जाता है उसके लिए कौड़ी की माला खरीद के लाता है और उस कौड़ी की माला को वह पहनाता है अपने बैलों को। और इसीलिए वह हीराबाई के सुंदर छोटे छोटे दांतों की तुलना चित्ती कौड़ी से करता है। तो यहाँ खस्सी बकरी मारना खाना वहाँ के लिए साधारण बात थी और वह उससे संबद्ध है, इसलिए उस तौलिए की तुलना खस्सी बकरी के आंत के भीतरी हिस्से से की गई है। अब आप देखेंगे कि जिस प्रगीतात्मकता को और गीतमयता को भाषा के स्तर पर दोष माना गया है मैला आंचल का, वह उसका दोष नहीं है, वह उसका गुण है। क्योंकि गांव में आप देखेंगे कि किसी को कुछ कहना हो तो लोग सीधे सीधे नहीं बोलते हैं। अभिधा का प्रयोग वहाँ होता है, लेकिन व्यंजना का प्रयोग भी बहुत होता है उनके अपने ज्ञान की सीमा में, अनुभव जनित, और वह बिल्कुल सटीक और वेधक होता है। और
बिल्कुल कम से कम शब्दों में बहुत सी बातें उससे द्योतित हो जाती हैं। जैसे नागार्जुन ने भी मिथिला के अंचल को प्राथमिकता दी है और मिथिला के अंचल को उन्होंने उकेरा है कविताओं में भी। तो उनकी कविता की पंक्तियां हैं, बूढ़ गाय बा मन के दान हर गंगे, मन ही मन खुश है जजमान हर गंगे। अब हर गंगे के माध्यम से जो व्यंजना उत्पन्न होती है कि जो गाय किसी काम के लायक नहीं हो उसे पंडित जी को दान दीजिए, दोहरा लाभ है, पुण्य भी हो गया, पंडित जी का मन भी रह गया और बूढ़ी गाय जो है वह दरवाजे से हट भी गई, चांडाल खाने में नहीं देने के पाप से भी बच गया आदमी। तो मन ही मन खुश है जजमान हर गंगे। अब यह हर पंक्ति के बाद जो हर गंगे लिखा देते हैं तो इस बात का जो निहितार्थ है उसकी व्यंग्यात्मकता अपने पूरे सौंदर्य के साथ प्रस्फुटित हो जाती है। जैसा कि कहा जा चुका है कि इसका जो काल है मैला आंचल का वह लगभग 3 वर्षों का है। 1942 के आंदोलन की चर्चा है कहीं कहीं, लेकिन वह उस गांव में घटित नहीं हुआ है। उस गांव के लोग उसके बारे में सुच्चे आधार पर ही जानते हैं, अनुभव के आधार पर नहीं जानते हैं। उसकी उड़ती खबर कभी पहुंची होगी उस गांव में। तो और यह भी बात है कि जो आंचलिक उपन्यास होता है उसमें काल संकुचन होता है, काल का विस्तार उसमें नहीं चल सकता है, वह उसकी संरचना का दोष माना जाएगा। तो मात्र 3 साल की घटनाएं इसमें परिलक्षित है। तो इन 3 सालों की घटनाओं को व्यंजित करने के लिए गांव की भाषा अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ पाठकों के सामने उपस्थित होती है। गांव के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन हो, मारपीट का वर्णन हो, स्त्री पुरुष संबंध का वर्णन हो और पराधीनता के दुख का वर्णन हो और जमींदारों के शोषण का वर्णन हो, उन सब का वर्णन जिस भाषिक दक्षता से रेणु ने किया है वह इतिहास में अंकित हो चुका है। अब पराधीनता की स्थिति में है भारत, भारत माता रो रही है और देश जो है वह आर्थिक रूप से जर्जर हो रहा है। इसको व्यक्त करने के लिए 2 पंक्ति ही काफ़ी है। अरे देशवा के सब धन धान विदेशवा में जाए रहे, महंगी परत हर साल कृषक अकुलाए रहे। तो गांव के लोग हर चीज़ को उत्सवित करते हैं और यह उत्सव जो है वह गीतों के माध्यम से ही अभिव्यक्ति पाता है। तो यह मैला आंचल का दोष नहीं है, गुण है कि गांव घर में प्रचलित गीतों के माध्यम से उस समय की औपनिवेशिक स्थितियों का वर्णन होता है, उस समय की आर्थिक स्थितियों का वर्णन होता है, जमींदारों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का वर्णन होता है, जो अराजकता विद्यमान है उसका वर्णन होता है और व्यभिचार है उसका भी वर्णन होता है। गांव में अगर कुश्ती खेली जा रही है, गांव में कहीं पूजा हो रही है, तो इन सारी स्थितियों का वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु ने वाद्य यंत्रों और उन यंत्रों से निकली ध्वनियों के अर्थ को व्यक्त करके कर दिया है। पूरा आईने की तरह साफ कर दिया है उन्होंने सारी बात को। अब वाद्य यंत्रों से जो ध्वनि निकलती है उसका अर्थापन करना क्या है, सबके बस की बात है। जैसे वहाँ कुश्ती खेली जा रही है, कुश्ती खेली जा रही है तो ढोलक बज रहा है और यह कपोल कल्पना नहीं है, इसे देखा था, सुना था, अनुभव किया था। तो जब कुश्ती की शुरुआत होती है तो ढोलक बजने लगता है, तो ढोलक की आवाज़ सुनकर उसी में इतना जोश है कि जो युवा जहाँ है वहाँ से दौड़ते भागते हुए पहलवानी के अखाड़े में पहुँच जाते हैं। क्या आवाज़ निकलती है? तो
चटदा गिरदा, आजा भिरजा। इतना ही नहीं, अगर किसी पहलवान का शिष्य फंस रहा है दूसरे पहलवान के साथ और वह निकल नहीं पा रहा है, उसकी काट नहीं कर पा रहा है, तो वाद्य यंत्रों के माध्यम से ही वह उसका गुड़, उसका रहस्य बता देता है कि कैसे बचना है। चटाक चटधा, उठा पटक दे। और देखा जाता है कि सुनकर, और वह जो पट्ठा है वह उसका शिष्य है, वह उसकी काट निकाल लेता है। वह जो नीचे चित पड़ा हुआ है, सुनते ही चटाक चटधा, उठा पटक दे, वह निकल जाता है उसके चंगुल से। और यही ढोलक जब माई थान में बजता है, काली थान में बजता है, तो उससे आवाज़ आती है धागिर धिन्ना और जय जगदम्बे। देखिए ध्वनि सम, धागिर धिन्ना जय जगदम्बे। तो ढोलक की आवाज़ों के इतने रूप और इनके इतने अर्थ कौन जान सकता है इतना? वह फणीश्वरनाथ रेणु जी थे जो वाद्य यंत्रों को स्वयं बजाते थे और गांव में रहते थे, इन सारी स्थितियों से गुजर रहे थे, सारी बातें देखते थे, इसलिए इसका पूरा ज्ञान था। तो अगर कोई दूसरा उपन्यासकार इसी कथा पर लिखता तो वह बात नहीं हो पाती। जैसा कि हम देखते हैं आंचलिक उपन्यास की परंपरा पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि मैला आंचल जैसा कोई दूसरा उपन्यास फिर रचा नहीं जा सका। इसकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि इसके बाद लगातार कई आंचलिक उपन्यास लिखे गए, लेकिन उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी मैला आंचल की। वैसी गुणवत्ता भी उसमें नहीं थी। और यह फणीश्वरनाथ रेणु की भाषा का कमाल था। तो कथ्य और भाषा दोनों जब एक स्तर पर मिलते हैं तब जाकर मैला आंचल जैसी कृति की रचना होती है। प्रकृति का चित्रण हो, स्त्री पुरुष संबंध का वर्णन हो, भाषा बदल जाती है। कथ्य के अनुसार भाषा बदलती रहती है, विषयांतर के अनुसार भाषांतर होता रहता है, और इस गुण में फणीश्वरनाथ रेणु माहिर है। अब आप देखेंगे कि अंधा सेवादास जो कबीर पंथी मठ का मठाधीश था, उसने बड़ा बुरा व्यवहार किया लक्ष्मी के साथ। किशोरी लक्ष्मी का है उसने दैहिक शोषण किया और अंत तक करता रहा। उसके प्रति जनमानस में घृणा का भाव था। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो निर्गुणिया गाया जाता है, ऐसे ऐसे गीत गाए जाते हैं कि लोगों के मन में विषाद छा जाता है। जैसे कांच ही बांस के पिजड़ा जामे दियरो न बाती, कांच ही बांस के पिजड़ा जामे दियरो न बाती, अरे हंसा उड़ल आकाश कोई संगी न साथी। मठाधीश सेवादास का भी जो हंसा उड़ा है, आत्मा रूपी हंसा, तो आज उसके साथ कोई नहीं है। पिंजरा खोलकर, देह का पिंजरा खोलकर वह उड़ गया है और अब उसका कोई संगी साथी नहीं है, अकेला हो गया है। तो जनमानस विषाद से भर उठता है इस शाश्वत सत्य को जानकर कि जीवन में आप जितना व्यभिचार करें, जितनी गलतियां करें, अपने बाद में आने वाली पीढ़ी के लिए, न जाने उनको सुखी करने के लिए, उनको समृद्ध करने के लिए आप कितने पापाचार करते हैं, लेकिन जब आप अपना चोला त्याग करते हैं तो आपके साथ कोई नहीं जाता है, आपको अकेले जाना पड़ता है। और इतनी सारी बातों को यह समदाउन की दो पंक्तियों के माध्यम से फणीश्वरनाथ रेणु व्यक्त कर देते हैं। यह मामूली बात नहीं है, यह कथा का भाषिक दोष नहीं है, भाषिक त्रुटि नहीं है, यह भाषा की समृद्धि का सूचक है। इसी ढंग से इसमें एक प्रसंग आता है कि फुलिया की शादी खलासी जी से हो चुकी है, लेकिन वह इस होली में सहदेव मिश्र के साथ रहना चाहती है और वह गीत के माध्यम से कहती है
एमकी के होली हम नई हर में रहबे, जो दिल होए सो कर ले। हो सैया जी, जो दिल होए सो कर ले। इसी प्रकार भौजिया गीत के माध्यम से लगता है कि ननद के हृदय की सारी पीड़ा जो पति से अलग रहते हुए उसके मन में है व्यक्त हो रही है। गांव में पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी, अब कम उम्र में शादी हो जाती थी तो विदाई नहीं होती थी, उनका गौना होता था। इसी बीच में जो लड़की थी वह सयानी हो जाती थी, युवा हो जाती थी और उसे अपने पति की याद आती है। तो इसी संदर्भ में भौजिया गीत है जो गाड़ीवान गाड़ी चलाते हुए गाते थे। चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फरके, कब होइहे गवना हमारे रे भौजिया। तो ननदिया के दिल की हुक गारीबानों के गले से कूक बनकर निकलती थी और लोग उस कूक को सुनकर भीग भीग जाते थे। तो यह जो हर स्थिति के लिए इस उपन्यास में गीतमयता है वह इसकी बड़ी ताकत है, क्योंकि गीतमयता दोष तब बन जाता है जब कथाकार की दृष्टि वस्तुपरक नहीं होती है। इस गीत नाद के प्रकटीकरण के बीच भी कथाकार की दृष्टि बिल्कुल वस्तुपरक होती है, इसलिए कहीं भी विचलन हम नहीं देखते हैं इस उपन्यास में। हम देखते हैं कि जब वहाँ समाजवाद का बोलबाला होने लगता है, कालीचरण कहता है कि नहीं, कैसे होगा कि जमींदार सारा सुख उठाए, सारी ज़मीन वही जोते, सारी ज़मीन के सुख का उपभोग वही करे, जोतेगा बोएगा कोई और अनाज चला जाएगा जमींदार के घर में। यह तो सरासर अन्याय और अत्याचार है। तो इसके लिए भी गीत है, जो जोतेगा सो बोएगा, जो जोतेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो काटेगा वह बांटेगा। तो जो काटेगा उसी को बांटने का भी अधिकार है। यह कैसे हो जाएगा कि ज़मीन किसी और की है और जो उस पर दिन रात अपना पसीना बहा रहा है उसको काटने का अधिकार तो है लेकिन बांटने का अधिकार नहीं है। तो जो काटेगा सो बांटेगा। एक उदाहरण जो है रति चित्रण का, वह कितना शालीन है, कितना व्यवस्थित है, उसको अभिव्यक्त किए बिना बात पूरी नहीं होगी। कमली एक दिन कहती है डॉक्टर प्रशांत से कि चलो मैं आज तुम्हारे खरगोश, चूहे और नेवले को देखूंगी। तो वह जाती है। गोधूली का समय है, प्राकृतिक वातावरण की रमणीयता है, जिस रमणीयता का चित्रण फणीश्वर नाथ रेणु ने बहुत मौज और मस्ती के साथ किया है। वह जब वहाँ पहुँचती है तो वातावरण का प्रभाव है और एक दूसरे की संगति का प्रभाव है कि दोनों एक दूसरे से एकाकार हो जाते हैं। लेकिन कितने अप्रत्यक्ष रूप से और बिल्कुल गरिमा के साथ यह रति चित्रण भी हमारे सामने उपस्थित होता है। मसलन, गुलमोहर के लाल लाल फूल बुझ गए, गुलमोहर के लाल लाल फूल बुझ गए और अमलतास की पीली ओढ़नी न जाने कब सरक कर गिर गई, किंतु योजन गंधा अब भी पागल बना रही है। डॉक्टर देवता नहीं आदमी बनना चाहता है। एक जोड़ी निर्मल आँखों की पलकें जरा ऊपर की ओर उठी और फिर झुक गई। यहाँ डॉक्टर के हृदय और शरीर के आवेग का भी वर्णन है। डॉक्टर देवता नहीं आदमी बनना चाहता है। उसके कपड़ों की अस्त व्यस्तता का भी वर्णन है। कमली के कपड़ों की अस्त व्यस्तता का वर्णन है। लेकिन कितने पर्दे की ओट में जब कहा जाता है कि गुलमोहर के लाल लाल फूल बुझ गए और अमलतास की पीली ओढ़नी सरक गई। कमली की ओढ़नी सरकने का जिक्र नहीं होता है, अमलतास की पीली ओढ़नी के सरकने का जिक्र होता है। और कहा जाता है कि योजन गंधा अब भी पागल बना रही है। यहाँ उपमानों के प्रयोग से पूरा रति चित्रण कमला और डॉक्टर के बीच का अभिव्यक्त हो जाता है। यह बड़ी बात है। इतना कला संयम और भाषा पर इतना अधिकार हर रचनाकार के बस की बात नहीं है।
इसलिए कथ्य तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन उसका शिल्प कम महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि शिल्प अगर कमजोर हो तो कथ्य बिखर जाता है। इसलिए कथ्य सही ढंग से अभिप्रेरित हो, इसके लिए शिल्प कौशल अत्यंत आवश्यक होता है। और आपसी भेदभाव जो है, जातिगत भेदभाव, उसको भी कितने अच्छे ढंग से व्यंजित किया है फणीश्वर नाथ रेणु ने। कमला नदी है, तो कमला नदी जो है वह वहाँ के लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आंचलिक उपन्यास की विशेषता यह होती है कि वहाँ के जो प्राकृतिक उपादान होते हैं वे भी मनुष्य जीवन से जुड़े होते हैं, इतर नहीं होते हैं। जैसे आपने एक प्रसंग देखा होगा कि हरगौरी जब मारा जाता है तो उसके पिता शिव शंकर सिंह जब आते हैं तो बैल को देखकर उसके गले लगकर फपक कर रोने लगते हैं, क्योंकि बैल को बहुत प्यार करता था हरगौरी। और इस दृश्य का चित्रण उन्होंने जिस भाषा में किया है, उस को पढ़कर किसका दिल होगा जो कांप नहीं उठेगा, कातर नहीं हो उठेगा। इसी ढंग से कैथ टोली और सिपह टोली, जो राजपूत टोली है, के बीच के वैमनस्य को कितने अच्छे ढंग से वे व्यंजित करते हैं। कहते हैं कि किंवदंती है कि कमला नदी पहले जब गांव में किसी परिवार में कोई यज्ञ होता था, शादी ब्याह परोजन होता था, तो वे चांदी की थाली, कटोरी, गिलास ये सब देती थी। और जो यजमान होता था, यज्ञ करने वाला होता था, वह उन्हें काम होने के बाद लौटा देता था। एक बार किसी ने उसमें से कुछ चुरा लिया, उसके बाद से नदी जो है, जिन्हें लोग कमला माँ के रूप में देखते हैं, उन्होंने बर्तन देना बंद कर दिया। अब बड़ी अच्छी भाषा में व्यक्त किया है फणीश्वर नाथ रेणु ने कि सिपहिया टोली के लोग कहते हैं कि कैथ टोली के लोगों ने ऐसा किया था, बर्तन चुरा लिया था। और कैथ टोली के लोग कहते हैं कि सिपहिया टोली यानी राजपूत टोली के लोगों ने चुरा लिया था। तो इस मैला आंचल में परिवेश के अनुसार भाषा के कितने ही रंग रूप हैं, कितने ही ऐश्वर्य हैं, एक तीक्ष्णता है, वेधकता है, मार्मिकता है, और अपने भाषिक कौशल से, भाषिक शिल्प की वानगी से उन्होंने मैला आंचल उपन्यास की आंचलिकता को परवान चढ़ा दिया है, उसे प्रतिमान के रूप में उपस्थित किया है। और हम निसंकोच कह सकते हैं कि भाषिक शिल्प की दक्षता जो है मैला आंचल की, वह भी अद्वितीय है, और वैसी दक्षता किसी भी दूसरे आंचलिक उपन्यास में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए भाषा शिल्प की दृष्टि से भी मैला आंचल एक अत्यंत सशक्त उपन्यास है। धन्यवाद।